हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि जल्दी ही हम खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये पहले 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी जीएस के। और ये 50 क्वेश्चन जीएस के लेके आए हैं। इसके आगे जो हम लेके आएंगे वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी लेके आएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं कि ये अभी हमारा जो ये बीईओ का पेपर है वो अभी कुछ समय के लिए टल गया है, क्योंकि आप जानते हैं ये कोरोना का महामारी जो पूरे विश्व में फैली है उसी की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं आप इनको बहुत अच्छे से देख लें, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे छांट कर हम लोगों ने ये रखे हैं। और आप अगर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप पाएंगे और आराम से, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही अच्छी एक अधिकारी लेवल की एक खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं ये आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हम ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस इतिहास के यानी हिस्ट्री के हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो ये ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ है। और ऋग्वेद में आप ये भी आपको पता है कि 1028 सूक्तियाँ हैं। और इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है कि गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। और ऋग्वेद में कुल मिला के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसके अंदर जो सबसे जो चीज़ बताई गई वो है देवताओं की स्तुति। क्या बताई गई है? ये इसका जो आंसर होगा वो है देवताओं की स्तुति। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं आपके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था। यानी जब भागवत धर्म शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो इसे किसने माना था, तो ये आपको पता ही होगा। ये है हेलियोडोरस। कौन थे? ये हैं हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो था ये कहाँ का था? यूनानी अनुगामी था। और ये यूनान का निवासी था। और ये दियोन का, किसका? दियोन का पुत्र था, जो ये सबसे पहले भागवत धर्म का मानने वाला था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत के कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत के जो कवि थे राजशेखर, तो ये महाराष्ट्र के यायावर वंश के थे। और यायावर एक वंश था, उस यायावर वंश के थे। और आपको ये मैं बता दूं कि ये किसके किसके दरबार में थे, तो ये महिपाल के दरबार में। किसके? महिपाल राजा जो थे, बहुत फेमस राजा हुए हैं, उनके दरबार में थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको पता ही होगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस लिए फेमस है? तो ये अगर आप जानना चाहते हैं, सिमलीपाल जो है वो हाथियों के लिए, किस में फेमस है ये? यानी हाथियों के लिए फेमस है। हाथियों के लिए फेमस है। और ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। और आप जानते हैं ये कितने, यानी इसका जो एरिया है, अगर आप इस एरिया, तो ये है 845.70 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये। ठीक है। और ये क्या है? इस यहाँ पर आप जानते हैं एक झरना है, उसका नाम है जोरांडा, जो बहुत ही फेमस है। तो ये आप देखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 है संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, आपको देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? यानी जब उत्पादन क्षमता हमारी अपर्याप्त हो जाती है तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है जी, इसका आंसर है डी, यानी हमारी क्या है? उत्पादन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो वो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं तो ये है घरेलू क्षेत्र का। किसका है? घरेलू क्षेत्र का सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र का। अब चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निम्नलिखित में से कौन सी देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता? देसी बैंकर, अब बैंकर जो है देखिए वो यानी मैं आपको बता दूं तो देसी बैंकर की श्रेणी में क्या क्या आता है? देखिए,
जो आपको जानते हैं कि इसमें सर्राफ भी आते हैं, देसी बैंकर। जैसे आपने सुना होगा कि जो गाँव के लेवल पे कुछ लोग क्या होते हैं, वो ब्याज वगैरह पर पैसे देते हैं, तो ये उन्हें हम देसी बैंकर कहते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या नहीं आता, तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या नहीं आता, इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो गुफाओं का निर्माण आप जानते हैं कि मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और ये कितनी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसमें 4 गुफाएं बनवाई थी। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। और 4 गुफाओं का निर्माण, उनके नाम क्या क्या हैं, अगर आप उसके नाम भी जानना चाहें तो उनका नाम है सुदामा। एक का तो नाम है, देखिए क्या, सुदामा। और दूसरी का नाम है विश्व झोंपड़ी, चोपड़ा और कर्ण। एक है विश्व झोंपड़ी, क्या नाम है एक का? विश्व झोंपड़ी। तो आप इसे आसानी से झोंपड़ी, विश्व झोंपड़ी। और देखिए दूसरी का, एक का नाम है चौपाड़ और एक का है कर्ण। अगर आप चाहें तो एक का है चौपाड़ और एक का है कर्ण। तो ये 4 गुफाएं थी और ये किसने करवाया था? इसका आंसर है सी। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए लेके आया हूँ। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? तो आप जानते हैं स्थायी बंदोबस्त की बात अगर चली है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात तो होनी है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल के जमींदारों के बीच क्या था, वो कर वसूलने के लिए इसमें ये कुछ ऐसा चल रहा था, तो उसमें समझौता हुआ था। तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? ये किया था 22 मार्च 1793 को ये किया था। देखिए 22 मार्च 1793 को 22 मार्च 1793 को करवाया था। और किसने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था जी। तो आगे देखिए, आप इसे आसानी से देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर जो था वो किसका व्यापारिक केंद्र था? वो था फ्रेंच का। किसका? फ्रेंच का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर। ठीक है, तो इसे आप जानते हैं, चंद्रनगर फ्रेंच का व्यापारिक केंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसका क्या उद्देश्य था? तो उसने क्या किया था? देखिए ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें क्या था, जो भी समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता ना, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तो इसका जो है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था, इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। तो उसी में था। अभी क्वेश्चन नंबर 12, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? लॉर्ड क्लाइव का नाम आपने सुना ही होगा। तो उनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 में। कब बनाया गया था उनको? 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा ध्यान से। रोलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? यानी रोलेट एक्ट जो था वो किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को देखिए क्यों पारित किया था वो आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ये इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे ना, उसी के लिए गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? रोलेट एक्ट कब पारित किया था ये? तो रोलेट एक्ट पारित किया था। और इसका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। तो ये रोलेट एक्ट जो था अंग्रेजों ने करा था, क्योंकि जब जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जितने भी क्रियाकलाप होते थे उसके इन चीज़ों में कमी लाई जाए और सरकार के खिलाफ ये लोग ना बोले। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए पृथ्वी चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब पृथ्वी चक्रवात होता क्या है? पहली बात समझ लीजिए कि पृथ्वी चक्रवात जो है ना, उच्च वायुदाब होता है। जहाँ पर वायुदाब उच्च होता है उसे पृथ्वी चक्रवात कहते हैं। और इसके कारण हवाएं जो है वो केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसका चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो सुनामी तरंगें जो है वो विशाल तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? वो होती हैं, आप जानते हैं सुनामी कब आती है समुद्र में? जब भूकंप आता है, तो इस वजह से, भूकंप की वजह से सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिएगा ध्यान से आप देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके सामने लाया हूँ कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात, तो हम बात कर रहे हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये है कहाँ? ये है कर्नाटक में। कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप देख लीजिएगा, ये है कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर जिले में है। और कौन सी नदी पे है? ये कावेरी, ये कह रहे हैं, यानी कह रहे हैं किस नदी पर अव्यवस्थित है? तो ये इसका नदी का आप समझ लीजिए, यानी कावेरी नदी पर है ये। और कावेरी नदी जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। इस शिव समुद्रम की तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। और इसका उपयोग काय के लिए होता है? जल विद्युत के उत्पादन के लिए होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका, ये जो देख रहे हैं ना, कृष्णा और गोदावरी हिमखंड, तो ये पवन, तो ये यहाँ पर असल में क्या है? ये जो है, इसे हम कह सकते हैं भाई साहब, कौन सी नदी पे है? तो कावेरी नदी पर है। तो किसे आप कह सकते हैं यहाँ कावेरी नदी। कौन सी नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। ये इसका जो यहाँ पर होगा कावेरी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, गंगा घाटी की नदियों में के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? जो गंगा की नदी के किनारे जब पाई जाती है, उस मृदा को हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ऐसी जो नदियों के किनारे होती है उन्हें खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर मृदा कहते हैं। और ये खादर मृदा जो होती है, ये नदियों के किनारे जब नदियों में जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ का पानी वहाँ पहुँचता है, तो उससे मिट्टी जो है ना, क्या होता है, हर साल की मिट्टी नई हो जाती है, यानी क्योंकि पे पानी आता है तो उसके ऊपर से मिट्टी की पटाव हो जाता है। तो इसमें हमेशा क्या कहते हैं, ये खादर मृदा में ना पोषक तत्व बहुत होते हैं, यानी ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यानी फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? अब बात कर रहे हैं हम फल्गु नदी की। अब पहली बात तो यहीं से आपको समझ आता है कि फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये क्या होती है निकलने के बाद? और देखिए क्या कह रहे हैं, किस नदी से मिलकर ये विकराल रूप धारण कर लेती है? तो ये मोहन नदी। किससे? मोहन नामक एक सहायक नदी है इसकी। तो और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, असल में क्या होता है, यहाँ पर स्नान करने और पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो ये एक नदी है इसकी सहायक नदी, इस नदी से मिलकर मोहन नदी से ये जो है क्या कर लेती है? विशाल रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का जो शक्ति है वो किसी, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में जो आप जानते हैं, जो उसमें जज हैं, उनकी संख्या को घटाना और बढ़ाना, ये सब चीज़ें किसके हाथ में हैं? तो ये सब चीज़ें जो है वो संसद के हाथ में है, संसद के हाथ में है। और ये कौन से अनुच्छेद से कर सकते हैं? पहले तो आप समझ लीजिए कि इन्हें संसद कर सकता है। और ये जो है अनुच्छेद, एक अनुच्छेद में ये बात कही है, वो है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है वो? 124, यानी अनुच्छेद 124 में ये बात कही है कि क्या हो सकता है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और इसकी संख्या पर घटा बढ़ाया जा सकता है, इसकी संख्या को, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं, वर्तमान में कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में है। अगर ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वर्तमान में कितने यहाँ पर जज हैं, तो इसमें एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता है एक, ठीक। और इसमें 33 जो है 33 वो दूसरे जज हैं। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 34 होते हैं, कुल मिलाकर होते हैं इसमें 34 जज होते हैं। देखिए अब मैं आपको दूसरा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जब संविधान सभा बनी थी उसका जो, तो उसका क्या आधार था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका क्या आप लग रहा है इसमें? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी 1946 में क्या हुआ था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था एटली।
उन्होंने भारत में क्या होता 3 सदस्यीय जो था वो उच्च स्तरीय शिवमंडल भेजा था। तो अब उसमें कौन कौन था, तो उसमें थे लॉर्ड पैथिक और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे ए बी अलेक्जेंडर। तो इन दोनों ए कैबिनेट मिशन प्लान नाम जो है इसी का दिया गया था, जिससे क्या होता है संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, किसी संविधान निर्माण की इसकी वजह से, तो इसका होता है कैबिनेट मिशन प्लान, इसी का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की प्रणाली को पुनरीक्षण किया था, किस व्यवस्था की संस्कृति की उन्होंने किस थी? अशोक मेहता कमेटी जो थी, आपको मैं बता दूं कि यानी वो एक स्तरीय थी, द्विस्तरीय थी, त्रिस्तरीय थी, तो वो कौन सी थी? द्विस्तरीय। अशोक मेहता कमेटी जो थी वो कैसी थी? द्विस्तरीय, ये द्विस्तरीय थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो आप जानिए, देखिए यानी अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। क्या हो सकता है जी? यानी अविश्वास प्रस्ताव में एक संसदीय प्रस्ताव है, इसे केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता, और इसलिए क्या होता है अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय वो जो था कि मतदान में भाग नहीं लेता, अगर अविश्वास आएगा तो भाग नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो महमूद गजनवी का नाम आपने सुना ही होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और कितनी बार आक्रमण किया था कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। और ये कब किया था? ये किया था 1000 ईस्वी से 1027 तक, यानी 1000 से 1027 ईस्वी तक, 1027 ईस्वी तक किया था इन्होंने। और ये उन्होंने यहाँ धन संपदा को लूटना, क्या काम था उनका? उन्होंने बस देश को लूटने के लिए ही किया था, तो आप जान सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा देश की संपत्ति लूटना। क्या होगा? देश की संपत्ति लूटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी वैसे ये थे, क्या नाम था उनका? अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ये बहमनी राज्य की स्थापना करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिएगा, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संतुलन से होने वाला ताप यानी हीट को हम की उस स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो जब हीट का स्थानांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी अभिवहन। क्या कहते हैं हम उसे? अभिवहन कहते हैं। ये हो गया अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यानी ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो देखिए भारत में जो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति 1757 में, आप जानते हैं ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और प्लासी के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था? अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो इसमें अंग्रेजों ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, और उसके बाद ही यहाँ पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परिवर्तित नहीं करती तो कैसी प्रतीत होती है? तो आप जानते हैं यानी जो परफेक्ट जो जो पूरी तरीके से किसी चीज़ को एब्जॉर्व कर लेती है वो वस्तु सामान्यतः वो काली होती है। क्या होती है? काली होती है। आप जानते हैं काली होती है। आगे चलिएगा धीरे धीरे, मैं आपको देखिए जल्दी बता दूं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में उल्लेख आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? अब भारतीय संविधान में क्या है? देखिए इमरजेंसी जो लिया गया है भारतीय संविधान में, इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? तो इमरजेंसी जो ली गई है वो जर्मनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। यानी जर्मनी में इस टाइम इमरजेंसी लगी है लॉकडाउन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 11 राष्ट्रीय उद्यान, कितने हैं यहाँ पर? 11 राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो 11 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषि आय पर लगने वाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध कौन सा कर है? वो भारतीय संविधान में लगने वाला जो कर है तो वो है राज्य। क्या है? कृषि आय पर क्या लगता है जी? वो राज्य के लिए कृषि पर जो लगता है वो राज्य कर लगाता है, यानी ये सेंटर के अधीन नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? यानी केंद्र सरकार के जो कर हैं वो कौन से हैं? और तो परोक्ष कर वह कर होता है जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर आरोपित होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से हैं। ये हैं देखिए परोक्ष कर में, जैसे सीमा शुल्क, सेवा कर, व्यय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ब्याज कर, ये सब होते हैं देखिए में। और ये नहीं होता तो ये निगम कर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, जब बर्फ गलती है तो क्या होता है? देखिए आप जानते हैं बर्फ गलेगी तो उसका क्या आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन या द्रव्यमान दोनों घटेंगे। आयतन तो घटता ही और द्रव्यमान, अब मान लीजिए बर्फ गलेगी तो उसका जाहिर सी बात है कि आयतन भी घटेगा और द्रव्यमान भी घटना चाहिए वैसे तो। लेकिन ये कहना है, एक इनका कहना क्या है कि बर्फ के गलने से आयतन घटता है, लेकिन द्रव्यमान क्यों? जब बर्फ गलने से पानी घटे बनेगा उसका, तो पानी तो वही नहीं, उसका वजन तो वही रहेगा, तो उसका केवल आयतन घटेगा। क्या होगा? आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो खनिज जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर क्या है जी? वो है भाई साहब, भारत में खनिज की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप। ये है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानें, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो ये कौन सा संविधान का जो है कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में देखिए 18 समानता के अधिकार के विषय में ये बताया है कि ये समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार है वो? समानता का अधिकार है। और क्वेश्चन नंबर 35 में, पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच? यानी पवित्र संधि, ये पवित्र संधि है जो अभी आपने जानते हैं एक पवित्र संधि हुई है, तो किस किस के बीच में हुई है? लेकिन ये अभी नहीं हुई है, बहुत पुरानी है। तो ये ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और ये जो है ये 4 देश हैं इसमें। इसका आंसर है कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, इनके बीच में हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 ये था। चलिए अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 36, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया है? यानी योजना आयोग पे अभी बना है, आपने पता है योजना आयोग को हटा के जो बना है वो है नीति आयोग। क्या बना है? नीति आयोग बना है योजना आयोग को हटा के। और आप जानते हैं नीति आयोग की जो है अभी इसका 2015 में गठन हुआ है नीति आयोग का। कब बना है नीति आयोग? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? जिसने सबसे पहले नियमित मुद्रा जारी की थी तो वो कौन था? भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला जो था वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। आप जानते हैं इल्तुतमिश थे, ठीक है। वो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के चलाए थे? अरबी के सिक्के चलाए थे। उसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल भी इसने प्रारंभ किया था। चांदी का टंका प्रारंभ किया था और तांबे का जीतल भी इसने प्रारंभ किया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस की गैस नहीं है? अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं आप ये समझ लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी है? एक तो होती है ग्रीन हाउस CO2, एक होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और एक CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। तो इसमें जो है इसका आंसर 30 कौन सी है? हाइड्रोजन नहीं होती, हाइड्रोजन जो है इसमें नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई थी? आयुष्मान भारत योजना जो है आप जानते हैं यानी गरीबों का इलाज जिसमें फ्री होता है वो योजना सबसे पहली कार्यशाला कहाँ हुई थी उसकी? तो वो हुई थी शिमला में। कहाँ? शिमला। शिमला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। शिमला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो सिविल सेवा यानी जो आप जानते हैं कि भारत में सिविल सेवा आरंभ की गई थी, तो कब आरंभ की गई थी? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। कहाँ? ये दिया है देखिए, का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ये कॉर्नवालिस को माना जाता है और कॉर्नवालिस ने ही क्या करा था?
अब समस्त अधिकार दे दिए थे, इसलिए क्या है का निर्माण कराया था। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए महेंद्रगिरी नहीं, इसमें क्या है कॉर्नवालिस, आप समझ लीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही ये सिविल सेवा आरंभ हुई थी। और कब हुई थी ये 1793 में, अगर आप बात करते हैं तो 1793 में, ठीक है। तो ये इसे देखिए ये नहीं है, इसका ये आंसर इसका डी होगा, ये गलत लिख दिया है। तो कॉर्नवालिस के समय में ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 था। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर यानी चोटी। तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो दक्षिण भारत की चोटी है जी अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। और ये कहाँ है? ये नीलगिरी। अब देखो वैसे ये अलग अलग है। दक्षिण भारत का दूसरा जो है वो है सर्वोच्च शिखर, अच्छा ये है डोडा बेट्टा। तो हम इसे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी स्वतंत्रता के बाद जो उसका रियासतों का एकीकरण हुआ था उसका कौन जिम्मेदार है? तो उसका देखिए यानी भारतीय रियासत विभाग की स्थापना जो की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको माना जाता है रियासतों का। तो इन्होंने ही 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया था। ये बनाया था इन्होंने 5 जुलाई 1947 को बनाया था रियासत विभाग। क्वेश्चन नंबर ये 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यानी उष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता क्योंकि, अब देखिए जब उष्मा किसी यानी हीट को मेजर करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि वाटर को नहीं रखते। तो उसमें वाटर को नहीं रखते तो क्यों रखते? इसलिए नहीं रखते क्योंकि क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यानी उष्मा मापन उपकरण जैसे उष्मा काय से नापते हैं, थर्मामीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया, तो इनमें जल का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है। जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है। देखिए ये जो है विशिष्ट उष्मा है, क्या है ये? उष्मा। जल की विशिष्ट उष्मा इसकी उच्च होती है, इसलिए जो उष्मा को मापने वाले हैं जैसे मान लो थर्मामीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया, इनमें जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आप देखिएगा, 42 में संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आगे तो आपको पता ही होगा, बड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें ये जोड़ा गया था, देखिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसमें संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पाचन क्रिया में निम्न में से, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पाचन क्रिया में किसकी सहायता ली जाती है? तो पाचन क्रिया में जो है सहायता ली जाती है, किसकी ली जाती है साहब? तो वो ली जाती है एंजाइम की। काय की सहायता ली जाती है? एंजाइम। ये एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय पूंजी बाजार, ध्यान से देखिएगा आप, भारतीय पूंजी बाजार की विनियमित करने के लिए वैधानिक शक्ति किस संस्था के पास, किस संस्था को प्राप्त है? तो ये कौन सी संस्था को प्राप्त है? तो ये है जी विनियम बोर्ड को प्राप्त है। किसको? भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड को प्राप्त है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताता हूँ, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में जो कार्यक्रम क्या है? सौभाग्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल है। यह है सौभाग्य कार्यक्रम। कौन सा है जी? सौभाग्य। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 48, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश। महिलाओं को, जहाँ महिलाओं को वोट डालने की जो शक्ति है वो विश्व का पहला देश कौन सा है जी? तो वो विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। और ये कब की बात है? 1893 में इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1893 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश है जी। तो देखिए 49वां पूना समझौता।
पूना समझौते का उद्देश्य, जब पूना समझौता हुआ था उसका क्या उद्देश्य था? पहली बात तो ये पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य, देखिए कब हुआ था ये, 1932 में पूना समझौता हुआ था, 1932 में। और किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था। और इसका क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधि किया था। ये जो देखिए जो भीमराव अम्बेडकर आप जानते हैं दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 की गई थी। यानी दलित वर्गों को कितनी सीटों के लिए की गई थी? 147। और देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया है? संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास जो है ये कब से हुआ है? ये दिल्ली सल्तनत का काल रहा है, जिसमें इसका विकास अमीर खुसरो के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है, अमीर खुसरो के द्वारा। तो इस शैली को बढ़ाया जाता है। इन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार, आप जानते हैं अमीर खुसरो ने किस किस की चीज़ का आविष्कार किया था? एक तो किया था सितार का और एक तबला। तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। और इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वो